हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैडवॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कनेक्ट हो जाइए एक बार और कंफर्म कर लीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो लास्ट सेशन में हमने डिफरेंशिएबिलिटी तक को कंप्लीट किया, अपने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ईजी टॉपिक है। अगर आप देखें, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि इसको हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझें इन चीज़ों को। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो इससे आप अगर देखेंगे रिपीटेडली गेट में क्वेश्चंस आते रहे हैं, और बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब आप अपेयर होंगे नेक्स्ट ईयर तो भी आपको इस टॉपिक से मैथ्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ईजी लैंग्वेज में हम चीज़ों को समझ सकें। तो जब हम मीन वैल्यू थ्योरम्स की बात करते हैं, तो ऐसे आप अगर देखें तो बुक्स में फंडामेंटल थ्योरम के नाम से जो चीज आपके पास गिवन है दैट इज रोलेस थ्योरम। लेकिन आप अगर देखें तो जो मेन आपका थ्योरम है दैट इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर हमें तीन थ्योरम्स मेनली पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज लेग्रांजेस, फर्स्ट इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड हम करेंगे, क्योंकि हम पहले भी सबसे पहले भी नॉर्मली आप अगर देखें तो रोलेस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेग्रांजेस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कॉशीज पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहले आपसे लेग्रांजेस डील करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसी के एक स्पेशल केस से आपको रोलेस थ्योरम मिलता है, और इसी का एक्सटेंशन है हमारे पास लेग्रांजेस का ही एक्सटेंशन। आप अगर देखें तो वो आपके पास है कॉशीज थ्योरम। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी रोलेस थ्योरम, और थर्ड हमें देखना है यहाँ पर कॉशीज। तो ये तीन थ्योरम्स हम देखेंगे, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम टेलर्स थ्योरम की भी बात करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जिसके जैसा आपने देखा है। तो टेलर्स थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस रिमाइंडर के टर्म्स में हम बात करेंगे वहां पर टेलर्स थ्योरम की। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, और हमारा जो पर्पस है मेनली हम इस तरह से देखना चाहते हैं कि हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, और गेट के क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर सके। तो लेग्रांजेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। Lagrange's mean value theorem statement is if f of x is a real valued function defined on closed interval ab such that ये कुछ कंडीशंस को अगर फुलफिल कर रहा है। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, जहां की एंड यहीं पर मैं लिख देता हूं एंड जो कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए दैट इज फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज continuous everywhere in this closed interval AB, and f of x is derivable everywhere on open interval AB। अब यहां पर a और b को हमने इंक्लूड नहीं किया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई एक फंक्शन है जो कि ए बी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, और उस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जहां ए और बी पॉइंट्स को भी इंक्लूड अगर हम कर लें, तो उन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, एक स्मूथ कर्व के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है हर जगह इन द ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो हमारा कर्व है एफ ऑफ एक्स का, उसमें हम हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेबल है हर जगह, मतलब कहीं पर भी हम चाहें तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी एफ डैश ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एवरीवेयर ऑन ए बी, देन देयर एग्जिस्ट there exist at least one value of x, one value of x that is equals to c, where c is
ये सी क्या हमारा इस ओपन इंटरवल में ही कहीं पर आ रहा है, मतलब ए और बी के बीच में कोई हमारा पॉइंट है, हम एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक के लिए हमारा डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में, और इस क्लोज्ड इंटरवल में हर जगह कंटिन्यूअस भी है। साथ साथ इस ओपन इंटरवल ए बी में हमारा फंक्शन कैसा है, अगर हर जगह डिफरेंशिएबल है तो उस कंडीशन में ये थ्योरम कहती है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा, एक्स की ऐसी एक वैल्यू होगी सी जहां की ए और बी के बीच में हमारा सी लाई कर रहा है, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ अब हम ये समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। ये टर्म से अब आप फेमिलियर हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब आप अगर ए और बी के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, लास्ट क्लास में हमने देखा डिफरेंशिएबिलिटी में, तो ये आपको उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताता है। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये स्लोप बताता है। तो आप अगर इसको देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहना चाह रहा है, जैसे आप अगर इसको ग्राफिकली समझने की थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास ये कोई एक कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए पर हमारे फंक्शन की ये वैल्यू है। अगर हमने इसको ऐसे शो कर दिया, दैट इज मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा जो पॉइंट है, प्लीज वेट, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये x के रिस्पेक्ट में हमने कोई फंक्शन f ऑफ x लिखा है, अगर इस फंक्शन की अगर हम x इक्वल्स टू, ये हमारा पॉइंट है x इक्वल्स टू a, ये हमारा कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू b, और x इक्वल्स टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू है इसको हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ a, वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू a। ऐसे ही इसको हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ b। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये कहता है हमसे कि अगर हम इस a और b, ये अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया a और ये पॉइंट है हमारा b, तो अगर हम ये कॉर्ड ड्रॉ करें, मान लीजिए हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, दैट इज इसको भी डॉटेड लाइन से ही मैं बना रहा हूं। तो इसका जो स्लोप है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखें तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन जब हम x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक मूव करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो हमारी इस a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंच रही है। मतलब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ड्रॉ करना चाहते, स्लोप फाइंड करना चाहते, तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या होती, y2 दैट इज fb माइनस y1 दैट इज fa डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a। मतलब ये जो हम चीज लिख रहे हैं कि fb, ये जो लिखा हमने, दैट इज fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये चीज क्या बताती है हमें, ये हमें बता रही है स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करते तो हमारे पास क्या वैल्यू आती, fb माइनस fa डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 b अपॉन b माइनस a। तो आपकी जो थ्योरम है लैग्रांजेस थ्योरम, ये कहता है कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है, देख रहे हैं कि हमारे a और b के बीच में अगर डिफाइंड ये फंक्शन है जो कि a और b के बीच में हर पॉइंट पर कैसा है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसी भी इस ओपन इंटरवल अगर a को छोड़ दें, b पॉइंट को छोड़ दें, मतलब x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b को, तो इस बीच में हम इस फंक्शन पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि डेफिनेटली उस केस में अगर हम देखें तो a और b के बीच में, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में कोई एक x की ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिस वैल्यू पर अगर हम इस कर्व पर अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट,
तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस कॉर्ड ए बी के स्लोप के बराबर होगा। अगर आप जैसे देखें तो यहाँ पर आप मान लीजिए अगर आप एक स्लोप ड्रॉ करते, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करते यहाँ पर, जैसे आपने अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लिया होता, तो हम ऐसा शो कर सकते हैं। देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास कि x इक्वल्स टू सी ऐसा दिख रहा है, जिस पॉइंट पर अगर हम इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का अगर हम इसको देखेंगे तो ये टेंजेंट हमारे स्लोप के क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो इस स्लोप टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड ए बी का स्लोप हमारे पास कैसा आएगा, डेफिनेटली सेम आएगा। तो यही चीज हमारी यहाँ पर कहती है कि ये जो हमने लिखा एफ डैश ऑफ सी, इट इज व्हाट, स्लोप ऑफ tangent at x equals to c। तो ये हमारा मेन स्टेटमेंट है। आपको ऐसे समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो a और b के बीच में हर जगह कैसा है, कंटिन्यूअस है, और इस ओपन इंटरवल a और b के बीच में हम अगर हर जगह इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये फंक्शन अगर ओपन इंटरवल a b में हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली एक कंडीशन ऐसी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि एफ बी इज नॉट इक्वल्स टू एफ ए। ये जो एफ ए है और ये जो एफ बी है, आप देख रहे हैं दोनों सेम नहीं है। एफ ए यहाँ पर है हमारे पास, ये वैल्यू एफ ए है, ये वैल्यू एफ बी है। तो एफ बी इज नॉट इक्वल्स टू एफ ए के लिए हमारा ये स्टेटमेंट है कि अगर हम कहीं पर भी देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन है, तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी में की बीच में जो कर्व होगा, इस कर्व पर किसी न किसी पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वो टेंजेंट का स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के हमें इक्वल मिलेगा। तो ये आपका बेसिक स्टेटमेंट है किसका, लैग्रांजेस थ्योरम का। अगर इसी डायग्राम को मान लीजिए कि हम इस तरह से एक दूसरे डायग्राम के फॉर्म में देखें, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक ये पॉइंट है ए। मैं इसको थोड़ा सा रफली आपके लिए बना रहा हूं। ये x के रिस्पेक्ट में हम ये फंक्शन f ऑफ x देख रहे हैं। ये हमारे पास x इक्वल्स टू a का पॉइंट है, ये हमारे पास x इक्वल्स टू b का पॉइंट है। इस बीच में कर्व कैसा भी हो, a और b के बीच में हमारा कर्व है वो कैसा भी होगा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू b का पॉइंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, अगर आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने मिलाया, ठीक है, अगर ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने मिलाया, तो ये जो हमारे पास ए बी है, अगर हम देखें तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस ए बी लाइन का जो स्लोप होगा, इस ए बी लाइन का स्लोप, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया बी। तो इस ए बी लाइन का जो स्लोप है हमारे पास, अभी भी हम इस ए बी लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी के बीच में ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, और यहाँ पर आप y1 y2 डिफाइन कर दीजिए। दैट इज x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन की कितनी वैल्यू है, x इक्वल्स टू बी पर फंक्शन की कितनी वैल्यू है, ये आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखेगा, समझ लीजिएगा कि हम बस यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि क्या समझना है हमें। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा f ऑफ a है, ये हमारा f ऑफ b है। तो अगर हम कभी भी देखेंगे कि अगर हमारा a से लेकर b के बीच में अगर ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ना एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट x इक्वल्स टू सी, a और b के बीच में लाई करने वाला हमें जरूर मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस ए बी लाइन के स्लोप के बराबर होगा। आप यहां से देख सकते हैं, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर हमने ये बहुत अच्छा फ्री हैंड शायद मैं ना बना पाऊं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लगता है ये काफी होगा। तो देखिए यहां पर आप अगर देखें तो एक से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, जिन पॉइंट्स पर अगर हमने देखा
टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू। जैसे आप ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पर अगर आप देखेंगे x की स्लोप की वैल्यू, तो आपको क्या दिखेगा? इन सभी पॉइंट्स पर अगर आप स्लोप्स देखें, ये हमने अगर तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जैसे अगर a और b के बीच में जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखते तो हम फिर से क्या कहते? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता। अब हमें दिख रहा है कि ये जो स्लोप है, इस लाइन की जितना स्लोप है, आप अगर इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप देखें तो आपको वही मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको वही दिख रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप और इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप। तो अगर हमारा फंक्शन ए बी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो डेफिनेटली हमारा थ्योरम कहता है कि ए और बी के बीच में कुछ ऐसी एक्स की वैल्यूज जरूर होंगी, जिन x की वैल्यूज के लिए जो हमारा कर्व है, अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट का स्लोप और इस AB को मिलाने वाली लाइन का स्लोप हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ x की वैल्यूज बता सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस x को कहा, ये हमारे पास x इक्वल्स टू c है। कम से कम एक पॉइंट की बात हो रही है, एक से ज्यादा कितने भी पॉइंट्स ऐसे आपके पास आ सकते हैं। ये x इक्वल्स टू मान लीजिए c है, हम यहाँ कह रहे हैं x इक्वल्स टू d है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू ई है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू एफ है। तो आपको दिख रहा है कि a से b के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इस कर्व के लिए आपको दिख रहे हैं, जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो यही आपका एक बेसिक स्टेटमेंट है, दैट इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, slope of line AB and it is slope of tangent at x equals to c। तो ये हमारे पास क्या है? It is statement of Lagrange's mean value theorem। क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए Lagrange's mean value theorem के लिए? तो हमारा जो फंक्शन है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड हो। और इसके साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ फिर हमारे उस फंक्शन की को हम देखें अगर, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर हम ए और बी पॉइंट को इंक्लूड ना करें, बाकी पूरा रेंज रखें यहाँ x इक्वल्स टू ए के जस्ट बाद से x इक्वल्स टू बी के जस्ट पहले तक, तो इस बीच में फंक्शन हर जगह डेरिवेबल होना चाहिए। हम कहीं पर भी चाहे तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो उस कंडीशन में, और ये हमारे पास एक और कंडीशन क्या है कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू बी पर अगर सेम है तो भी हमारे पास ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। यही हमारा एक स्पेशल केस बन जाएगा, उसको हम एक अलग थ्योरम के नाम से पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या होने वाला है? रोलिस थ्योरम। तो मुझे लगता है यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मैं मैसेज कर देता हूं ग्रुप में कि तो चेक कीजिए, यहां तक कोई डाउट है आपको तो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने मैसेज कर दिया है। तो ये हमारी बात हो गई किसके लिए? ये हमने कहा कि ये हमारा बेसिक थ्योरम है, जिसको हम समझ अगर लेते हैं तो इसी से हम लैग्रांजेस से ही हम रोलियस थ्योरम को भी समझ सकते हैं, और हम जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है कॉशीज, उसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये अगर हम इसी को एक्सटेंड करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज ये हमारे पास क्या है, इसको हमने कहा ये आप इसको अपना फंडामेंटल या मेन थ्योरम मानकर चल सकते हैं। इट इज मेन थ्योरम, इट इज स्पेशल केस ऑफ, ये हमारे पास लैग्रांजेस, और इसको आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ लैग्रांजेस। ठीक है, तो अगर आपको लैग्रांजेस समझ में आ गया तो बाकी चीजें डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगी, उसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं आएगा। तो लैग्रांजेस थ्योरम के लिए हमने कहा कि एफ, ये हमने सारी बात कर ली। ठीक है, चलिए ब्रोलीज में हम इसी को जब फिर से बात करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
तो मेनली यही है कि हमारे पास ए और बी के बीच में डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, ए और बी में, ए से लेकर बी हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ए और बी को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप आएगा, कम से कम x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी के बीच में एक पॉइंट कोई ऐसा x इक्वल्स टू सी जरूर होगा, जिस पॉइंट पर अगर हम इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा, हमारे इक्वल आएगा। यही आपका स्टेटमेंट है किसका, लैग्रांज थ्योरम का। तो अब अगर हम देखें इसी का एक्सटेंशन, स्पेशल केस दैट इज रॉलिन्स थ्योरम, तो यहां पर भी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या है कि f of x is a real valued function, a real valued function defined on closed interval ab and फिर से कंडीशंस हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है यहां पर कि f of x is continuous everywhere on this closed interval ab. Next, f of x is derivable everywhere on the open interval ab. ए और बी पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया हमने, तो ओपन इंटरवल ए बी में हर जगह क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है आपके पास कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि रोलेस अगर कभी आपसे पूछा गया, मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां मैं आपको दिखाऊंगा भी एक ऐसा क्वेश्चन कि आपको पहचानने आ जाएगा कि इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है जो रोलेस थ्योरम के सारे स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो स्टेटमेंट्स हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, स्टार्ट सेंडिंग मैसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, मैसेज मैंने किया लेकिन अभी स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्ट नहीं होंगे तो ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये लेक्चर आप लाइव सेशंस के थ्रू जरूर एक्सेस कर पाएंगे बाद में, लेकिन जो मैं आपको फोल्डर के फॉर्म में आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जैसे जो आपका कंटेंट सेक्शन है उसमें मैथ्स में मैं इस लेक्चर को ऐड तभी कर पाऊंगा जब आप लाइव में यहाँ पर इसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लाइव सेशन से हमेशा इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा कि अगर इसके साथ साथ ये कंडीशंस तो हमारी सेम कैसी है, लेग्रांजेस में भी थी। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आ गई कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। तो अगर एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो लेग्रांजेस में बात कर रहे हैं, एफ ऑफ ए कुछ और वैल्यू है, एफ ऑफ बी कुछ और वैल्यू है। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ हम कहें कि एफ ए यहाँ है और एफ बी भी अगर यहीं होता, ये पॉइंट अगर कहाँ होता, यहीं पर होता, तो ए और बी को मिलाने वाली लाइन का स्लोप तब क्या होता। अगर आप अब इस ए और बी को मिलाने वाली ये जो लाइन आपने पहले ड्रॉ की थी, अब ए और बी को मिलाने वाली लाइन कौन सी होती, ये लाइन होती। तो लेग्रांजेस का ही स्टेटमेंट यहां भी हमें लेना है। हमने क्या कहा कि उस किसी भी कंडीशन में ये ए और बी को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर। डेफिनेटली एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पर हम अगर ए बी, ये जो हमारे पास जो ए और बी के बीच में कर्व बन रहा है, उस कर्व पर जब ट्रांजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका भी स्लोप कहीं ना कहीं इसके स्लोप के बराबर आएगा। तो अब अगर एफ ए और एफ बी सेम है तो एफ ए और ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब इसका स्लोप कितना है, 0 है। मतलब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी जिस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ए और बी को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कितना है, 0 है। तो हम स्टेटमेंट लेग्रांजेस का ही यूज कर रहे हैं, बस एक एडिशनल कंडीशन हमने क्या ऐड कर दी उसमें, हमने एक एडिशनल कंडीशन ये ले ली है कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हमने अब यहाँ पर कंडीशन ऐड कर दी एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। तो अगर एफ ए और एफ बी हमारे सेम है, देन हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट मिनिमम वन वैल्यू ऑफ x that is equals to c which is in between a and b such that the slope of tangent at x equals to c will be 0, that is f dash of c is equals to 0। पहले f dash of c क्या लिखते थे हम, पहले हम f dash of c लिखते थे, पहले हमने लैग्रांजेस से लिखा f dash of c is equals to f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a।
तो इफ एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो यहां से क्या कंडीशन आ जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए इज जीरो, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज व्हाट, जीरो, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यही हमारा लेग्रांजेस का ही स्टेटमेंट है। लेग्रांजेस में एक स्पेशल केस क्या आ गया कि अगर एफ ए और एफ बी अनइक्वल नहीं है, मतलब अगर इक्वल है, तो उस केस में जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन का स्लोप होगा वो जीरो होगा। तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी के बीच में कोई एक पॉइंट x इक्वल्स टू सी ऐसा जरूर होगा, जिस पॉइंट सी पर अगर हम ए और बी के बीच में जो कर्व है, अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। मतलब टेंजेंट जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो यही चीज आप यहाँ पर और कैसे समझ सकते थे, ये ऐसा तो होना ही था। क्यों होना था, मान लीजिए हमने कहा लैग्रांजेस से अलग हटके भी आप अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास ये एक एफ एक्स हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में हम कोई हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसा है, जिसकी वैल्यू x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू बी पर कैसी है, सेम है। अगर हम कहें कि हमारे पास ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर वैल्यू और x इक्वल्स टू बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कैसी हैं, सेम। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू बी पॉइंट है, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a देख लें या फिर हम f ऑफ b देख लें, इन दोनों की वैल्यूज क्या है, हमारी सेम है। अगर सेम है तो हमें नहीं पता कि इस बीच में ये शेप कैसा है, लेकिन ये शेप कैसा भी हो, आपको ये तो पता है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। हो सकता है इस बीच में इसका शेप कैसा हो सकता है ये इस बीच में इस शेप का फंक्शन हो सकता है ये इस बीच में इस शेप का फंक्शन हो सकता है ये इस बीच में, हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं कुछ भी, हो सकता है ये इस बीच में ये ऐसे कुछ भी हमारे पास ये फंक्शन हो, तो किसी भी शेप का फंक्शन हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में हर जगह, और डिफरेंशिएबल भी है। मतलब हर जगह हम स्लोप भी, मतलब इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर कोई जंप डिसकंटिन्यूटी टाइप की चीज नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट से शुरू करनी है अपनी वैल्यू और कुछ देर बाद वापस वहीं पर आना है, अगर हम कहें कि हमने यहां से शुरू किया है, मतलब x इक्वल्स टू ए पर हमारे पास ये वैल्यू और x इक्वल्स टू बी पर हमारे पास, हमें यहां पर फिर से वापस यहीं पर आना है, इसी वैल्यू पर आना है, तो इस वैल्यू तक आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप अगर इस वैल्यू से नीचे गए, कभी भी अगर आप इस वैल्यू से डिक्रीज हुए, तो वापस यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप यहां तक जाएंगे। तो जब वैल्यू पहले यहां पर देखें कि ये स्लोप डिक्रीजिंग है, तभी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, और आपको अल्टीमेटली कभी ना कभी स्लोप इंक्रीजिंग बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कब बनेगी, अगर मान लीजिए हम कहें कि कोई चीज हमारी नेगेटिव है, -4 है, तो -4 से +2 जाना है अगर आपको, तो बीच में आपको जीरो को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस बीच में कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा जरूर आएगा जहां पर इसके स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जहां पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मान लीजिए ऐसा शेप नहीं होता, अगर आप यहां से चल रहे हैं और मान लीजिए कि पहले आपने वैल्यू को अगर इंक्रीज कर लिया, इससे आप अगर ऊपर चले गए, तो भी आपको वापस यहां पर आना है। आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करना पड़ेगा मतलब ये है कि अगर आपने इनिशियल स्लोप पॉजिटिव लेकर चलना शुरू किया, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी आपका स्लोप नेगेटिव आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप वापस इस पॉइंट पर आ पाएंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप अचानक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस है हर जगह। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव अचानक नहीं होगा, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर स्लोप आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास हम लाइन दे रहे हैं, इट इज व्हाट स्लोप इक्वल्स टू जीरो। ये क्या लाइन है हमारे पास, यहाँ पर भी इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप देख रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो यही चीज हमारे रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू को कह रहे हैं कि सेम है, और फंक्शन अगर ए और बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है, और एफ ए और एफ बी के बीच में अगर डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट हमारा ऐसा जरूर आएगा जिस पॉइंट पर इसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व पर, तो वो टेंजेंट हमारा क्या होगा, हमेशा हमें उसका स्लोप हमें जीरो मिलेगा। चाहे आप यहां देख लें, अगर ये कर्व होता तो आपको एक ऐसा ये टेंजेंट दिख रहा है, इसके लिए यहां दिख रहा है आपको, ये कर्व में आपको यहां दिख रहा है,
यहां भी दिख रहा है, तो एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। तो हम किसी भी एक कर्व को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए और बी के बीच में कर्व है, ठीक है। किसी भी एक को बस हम यहां पर ले लेते हैं, हम कहें कि ये हमारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी। तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो, और एक्स इक्वल्स टू बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो, दोनों के हमारे पास सेम है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि जब फंक्शन ए से लेकर के बी तक चला होगा तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं उसका स्लोप क्या हुआ होगा, जीरो। तभी हम ए से ए की वैल्यू से चल रहे, मतलब एफ से, तो वापस हम उसी वैल्यू पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने बात से आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर, यहाँ ये मैं शो कर देता हूं, दैट इज, अगर हम ये शो कर रहे हैं, हमारे पास एक ये पॉइंट आ रहा है, कहां पर, ए और बी के बीच में कोई एक्स की वैल्यू है सी। सिर्फ मैंने एक प्लॉट के लिए यहाँ पर किया है, इस कर्व के लिए सिर्फ हम शो कर रहे हैं कि ये x इक्वल्स टू सी पर, इस ए बी कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, जीरो है। तो समझ में आ गई चीज आपको, ये आपका क्या है, रोलेस थ्योरम। जो लैग्रांजियस थ्योरम था उसी में अगर हमने स्पेशल केस क्या ले लिया कि x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू बी पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो वही हमारा स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू जीरो हो गई। इसलिए आपने कहा कि एफ डैश ऑफ सी विल बी जीरो, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यह आपका लेग्रांजियस के बाद रॉलेस थ्योरम, और लेग्रांजियस थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन आप और क्या देख सकते हैं, दैट इज कॉशीज थ्योरम। यहां पर भी सारे स्टेटमेंट्स सेम ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अब यहां पर एक फंक्शन नहीं लेकर हम दो फंक्शन के टर्म्स में यहां पर डिफाइन करें स्टेटमेंट को। ये हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड, आर real valued functions defined on closed interval a b, and क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर से, f of x and g of x are continuous everywhere on this closed interval ab. Second statement is f of x and g of x are derivable everywhere on open interval ab. Then there exists minimum one value of x that is equals to c, which will be lying in between this open interval ab, such that f dash of c upon g dash of c is equals to f of b minus f of a divided by g of b minus g of। ये हमारा स्टेटमेंट है, और देखकर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी हमने नया नहीं लिखा है, इसमें हमने कुछ भी नया नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा नया, यहां पर एक और चीज आप लिख देते हैं कि प्रोवाइडेड दैट g डैश ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये चीज तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फिर हम फाइनाइटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखिए ये क्यों कहा हमने कि ये लेग्रांजियस का ही एक स्पेशल केस है, कैसे कह सकते हैं हम तो स्टेटमेंट ये है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही उनका दोनों ही उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस कंडीशन को, दोनों ही ए बी के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, दोनों ही ए बी पूरे क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, दोनों ही ए बी ओपन इंटरवल में कैसे हैं, डेरिवेबल हैं,
तो इसलिए अगर मान लीजिए हम सिर्फ एफ डैश ऑफ सी को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते थे, एफ डैश ऑफ सी, अभी अभी हमने देखा कि लैग्रांजेस थ्योरम से एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के, ठीक है, फ्रॉम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये अभी अभी हमने देखा कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है हर जगह ओपन इंटरवल ए बी में, तो ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर स्लोप जो होगा हमारे टेंजेंट का वो ए बी को मिलाने वाली लाइन के बराबर होगा स्लोप के। तो ऐसे ही हमारा, क्योंकि जो g ऑफ x है वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ए बी के बीच में ही डिफाइंड है, ए बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है, ए बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। तो जिस तरह एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू हमने लिखा कि फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई करे तो लैग्रांजेस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं, वैसे ही आप g ऑफ सी के लिए भी, g ऑफ x के लिए भी लिख सकते थे कि हमारा फंक्शन g ऑफ x भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि g ऑफ x के किसी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप देखें तो वो फिर से किसके बराबर होगा, gb माइनस ga डिवाइडेड बाई b माइनस ए। तो अब अगर ये दोनों वैल्यूज का आप रेशियो ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर अगर हम यहाँ से f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c लिखते तो हमारे पास क्या होता, ये डिनोमिनेटर वाला b माइनस ए कैंसिल हो जाता और हमें वैल्यू क्या मिल जाती, हमें वैल्यू मिल जाती f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट है किसके केस में, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के केस में। तो अगर आपको लैग्रांजेस याद है, मतलब स्टेटमेंट उसकी अगर समझ में आ गई, तो इसके बाद रोलेस थ्योरम हो या फिर लैग्रांजेस से कॉशीज हो, ये दोनों आप लैग्रांजेस के ही स्पेशल केस के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना इजीली समझेंगे चीजों को उतना आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मैंने आपसे उतना ही डिस्कशन किया जो कि आपके लिए एनफ है किसके लिए, गेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस पे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन ही लिख रहा था कि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी क्योंकि आपके टाइम से, सेशन के टाइम से हम एक्सटीड कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं लिख पाया, कुछ क्वेश्चंस हम लिख पाए हैं। तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर जो और क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसको हम देखेंगे। ध्यान क्या रखना है, रोलेस थ्योरम अगर है, हमारे पास तीन कंडीशन क्या आ गई, तो मैं तीनों को एक साथ फिर से लिख देता हूं आपके लिए कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं, रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है दैट इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पर सी हमारा जो पॉइंट होगा वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा। लैग्रांजेस का जो स्टेटमेंट था दैट इज एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगी। और यह आपने लिखा किसके लिए, फिर कॉशीज के लिए। तो कॉशीज का स्टेटमेंट था कि अगर हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस हैं, जैसा एफ एक्स हमारी जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर किसी सेम पॉइंट पर उन दोनों के टेंजेंट्स के स्लोप का रेशियो देखें, किसी सेम पॉइंट सी पर अगर हम एफ ऑफ एक्स कर्व के टेंजेंट का स्लोप देख रहे हैं और उसका रेशियो हम ले रहे हैं जी ऑफ एक्स के टेंजेंट के स्लोप के साथ, तो ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है वो हमने लिख रखा है। जो रेलेस के थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहां पर एक एडिशनल स्टेटमेंट ये है कि एफ ए और एफ बी हमारे सेम है। एफ ए और एफ बी हमारे क्या है, रेलेस के केस में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, यहां से और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास अगर बताया गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स डिफाइंड है किसके, किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। आपसे बोला गया वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 to पाई फॉर विच द रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इस तरह से तो नहीं आएगा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये रोलेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए था। ठीक है, तो मैंने उसी को आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस के फॉर्म में लिख दिया है। तो रोलेस थ्योरम में एक ही चीज है कि अगर हम जैसे इस फंक्शन की वैल्यू को देखें तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। तो ये हमारा ए है, ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारा ए है और ये क्या हमारे पास बी है। तो अगर आप देखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए की जगह मतलब 0 अगर आप यहाँ एक्स की जगह पुट करते हैं तो ये साइन 0 अपॉन 1 दैट इज 0। तो आपको दिखा कि एफ ए की वैल्यू 0 है,
ऐसे ही अगर आप एफ बी देखेंगे, बी की वैल्यू पाई है, तो एफ ऑफ पाई अगर देखेंगे तो साइन पाई अपॉन ई टू द पावर पाई, साइन पाई इज जीरो, तो फिर से जीरो अपॉन कोई एक फाइनाइट वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको, जीरो। तो आपको दिख रहा है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, और ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किसके बीच में, जीरो से लेकर पाई तक, हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। तो हमारा रोलिस थ्योरम ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस जीरो से पाई के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट x इक्वल्स टू सी जरूर आएगा जिस पॉइंट पर इस फंक्शन के स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमसे उसी पॉइंट सी की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो वहीं से डायरेक्टली आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा कि टू सेटिस्फाई रोलिस थ्योरम क्या होना चाहिए, एक हमारे पास x इक्वल्स टू सी ऐसा होना चाहिए a और b के बीच में, सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू जीरो। बस इसी चीज को आपको इक्वेट करना है f डैश ऑफ c को जीरो से, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आप अगर लाइव होते तो यहां पर आप कैलकुलेट करते, ये आपके पास है f ऑफ x दैट इज साइन x अपॉन ई टू द पावर x। तो अगर हम इसका f डैश ऑफ x लिखते हैं, दैट इज x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u बाई v के फॉर्म से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहली बार हमने v को कांस्टेंट रखा e टू द पावर x, और sin x को डिफरेंशिएट किया, हमारे पास वैल्यू आई cos x, माइनस दूसरी बार हमने sin x को कांस्टेंट रखा और हमने e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया, वैल्यू क्या आ गई, वापस e टू द पावर x ही आ गई, और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं आप, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते थे e टू द पावर 2x। और क्योंकि इस f डैश ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू लेनी है c, उस पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, जीरो, तो ये हमने लिखा, अगर ये f डैश ऑफ x है तो f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे e टू द पावर x इंटू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x, ऐसा लिख सकते थे इसको। तो अब हमने कहा कि अगर ये f डैश ऑफ x है तो किसी x इक्वल्स टू c पॉइंट पर हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो x की जगह c पुट करेंगे तो क्या आ गया, e टू द पावर c इंटू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई e टू द पावर, सॉरी इट इज cos c माइनस sin c डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2c। और रॉली के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो c होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, तो हमने कहा ये जो c है ये हमारा होना चाहिए जीरो और पाई के बीच में। तो जीरो और पाई के बीच में ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। जीरो और पाई के बीच में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास नंबर नहीं है कि e टू द पावर c हमारा जीरो हो सके। e टू द पावर जीरो c, e टू द पावर c जीरो कब होगा, अगर आप c की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेंगे, तो वो इस रेंज में तो लाई कर नहीं रहा, और हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो जीरो से पाई के बीच में फाइंड करना है। मतलब ये चीज जीरो नहीं है, ये चीज इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में कोई भी नंबर अगर आप रखते हैं यहाँ पर तो ये टर्म तो इन्फिनिटी नहीं बनेगा, अदरवाइज ठीक है ये चीज जीरो हो सकती थी। मतलब एक ही कंडीशन आपके पास क्या रह गई, आपके पास एक ही कंडीशन ये आई कि cos c माइनस sin c इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे कि sin c और cos c हमारे सेम है, sin c इज इक्वल टू cos c। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ sin c अपॉन cos c, या आप लिखते cos c अपॉन sin c, दोनों में से कोई भी रेशियो आप डिफाइन करते तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। sin c अपॉन cos c का क्या मतलब हो गया, tan c। तो अगर tan c की वैल्यू 1 है, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 4। तो आपको दिख रहा है कि जीरो से पाई के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है पाई बाई 4। जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू के लिए आपके फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। तो अगर आपको पता है स्टेटमेंट और आपको पता है कि क्या है रोलेज लैग्रांजेस, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके 10th 11th वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको लगेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है रोलेज थ्योरम, तो फिर ये क्वेश्चन देकर हम छोड़ देंगे इसको। तो इसलिए हमें हर चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे हम, और कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो आंसर आ गया दैट इज पाई बाई 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फिर से एफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है रोलेज थ्योरम को किस पॉइंट पर x इक्वल्स टू c पर, देन द वैल्यू ऑफ c इज अगेन द सेम क्वेश्चन। आपको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है f ऑफ x को, f डैश ऑफ x फाइंड करना है, उसको जीरो से इक्वेट करना है और वैल्यू बता देनी। ठीक है, इसको आप कर लेंगे,
या चलिए कर लेते हैं हम। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है x माइनस ए टू द पावर m x माइनस बी टू द पावर n, बीच में साइन प्रोडक्ट ही है ना, यस। तो अगर हम इसको u इंटू वी के फॉर्म से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं f डैश ऑफ x, तो u इंटू वी के फॉर्म से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम लेट्स से इसको हमने कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो पहले इसको इसी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो वैल्यू आएगी m इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, और फिर x माइनस ए को x के रिस्पेक्ट में करते तो हमारे पास वैल्यू 1 आती। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी हमने इसको कांस्टेंट रखा था, x माइनस बी टू द पावर n को अभी हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। प्लस अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम इसको x माइनस बी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और लिखेंगे हम वैल्यू n इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1। अब हम x माइनस बी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको तो डिफरेंशिएट किया, इस टाइम में आपने इसको कांस्टेंट रखा था, इसकी वैल्यू लिख लीजिए x माइनस ए टू द पावर m। ठीक है, तो ये हमारे f डैश ऑफ x की हमारे पास वैल्यू आ रही है, और हमें रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट चाहिए x इक्वल्स टू c, जो कि किस रेंज में लाई करे। ये हमारा फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो नॉर्मली हमारे पास, देखिए अब ये हमारे पास ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा और हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ये आप जानते हैं किससे, जब हमने कंटिन्यूटी की या जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल्स हैं तो वो हर जगह कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पर आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप कहेंगे कि आपके पास जो भी रियल नंबर्स है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो उस बीच में कहीं पर एक कोई पॉइंट सी हमें डिफाइन करना है, जिस पॉइंट सी पर इस फंक्शन के स्लोप की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ x माइनस ए है, इसका पावर m माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस ए है, इसका पावर कितना है, m है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से चाहते तो जो कम पावर है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मतलब m माइनस 1 पावर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस बी का इस पार्ट में भी पावर n माइनस 1 है और इस पार्ट में भी x माइनस बी है, उसका पावर एक और ज्यादा है n। तो दोनों में से जो कॉमन पावर हम ले लेंगे वो क्या ले सकते हैं, हम चाहें तो x माइनस ए का पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, ये हम कॉमन कर सकते हैं। इतना पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे ही इतना पावर यहाँ भी है और यहाँ भी। तो जब आप x माइनस ए का पावर m माइनस 1 आपने कॉमन कर लिया, मतलब ये तो पूरी चीज कॉमन कर लिया आपने, और x माइनस बी का पावर यहाँ n था, n माइनस 1 कॉमन किया, मतलब एक पावर इसका बच रहा है। और क्या बच रहा है, ये m बच रहा है। मतलब आपके पास क्या बचा, m इंटू एक्स माइनस बी बचा, प्लस यहाँ से ऐसे ही क्या बचेगा, ये तो आपने पूरा कॉमन कर लिया है, इसका m माइनस 1 पावर कॉमन किया तो एक पावर इसका बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, n बचेगा, n इंटू एक्स माइनस, ये बचा हमारे पास। तो हम इसको और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ से देखिए mx है, ये क्या आता, ये आ जाता हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सभी चीजें तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, mx माइनस एम बी प्लस एन एक्स माइनस एन ए। तो यहां से अगर हम x वाले टर्म्स को कॉमन कर लें तो ये एम एक्स और एन एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन इंटू एक्स। ठीक है, और माइनस कॉमन कर लिया अगर हमने, तो हम लिख सकते हैं एम बी प्लस एन ए। सही लिखा हमने, माइनस कॉमन कर लिया तो एम बी और एन ए दोनों नेगेटिव थे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉमन करके हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हमने मान लिया कि हमें रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, मतलब इस डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, x इक्वल्स टू सी के लिए हम ये ले लेते हैं कितना, 0। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x इक्वल्स टू सी कोई पॉइंट है, तो f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जहां जहां x है वहां वहां हम c पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 c माइनस b to the power n minus 1 into m plus n into c minus mb plus
Na इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम ये जो C ले रहे हैं, ये आपने क्या कहा, ये जो C होगा, ये C हमारा इन बिटवीन A एंड B लाई करेगा। मतलब C A के बराबर भी नहीं है और C B के बराबर भी नहीं है, तो C माइनस A भी जीरो नहीं है और C माइनस B भी जीरो नहीं है। मतलब ये पार्ट तो जीरो नहीं है। तो प्रोडक्ट में अगर दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये पार्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब एक ही कंडीशन बची कि ये जो पार्ट है इट इज जीरो। तो अगर ये आप जीरो पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि m प्लस एन इंटू सी माइनस एम बी प्लस एन ए इज इक्वल्स टू 0। एम बी प्लस एन ए था, एम ए प्लस एन बी था, ठीक है, एम बी प्लस एन ए। तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये आपका आंसर है कि ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है सी। अच्छा, यहाँ ए और बी वैसे गिवन नहीं थे, ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि अगर x हमारा a के बराबर होता या x अगर b के बराबर होता तो ये फंक्शन ही जीरो हो जाता। इसलिए हमने कहा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये वाला टर्म हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो फंक्शन ही जीरो हो जाता, वो आपको क्वेश्चन में नहीं आता। तो इसलिए आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जो कि क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है। और आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ x इन -1 एंड 1 फॉर विच द एमवीटी इज सेटिस्फाइड। -1 और 1 के बीच में हमें एक पॉइंट चाहिए जहां पर हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली सेटिस्फाई हो। मतलब आपको क्या करना है, ये जब भी आपको लैग्रांजेस थ्योरम कैलकुलेट मतलब देखना है सेटिस्फाई कहां हो रहा है, तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपके पास है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे समझे कि लैग्रांजेस थ्योरम है या फिर हमारा ये रोलिस थ्योरम के स्टेटमेंट को हमें अप्लाई करना है। तो ये ए है, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी के बीच में डिफाइंड है। तो अगर आप यहाँ ए पुट करेंगे एक्स की जगह पर और एक्स की जगह पर बी पुट करेंगे, अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब रोलिस थ्योरम का एप्लीकेशन है। अगर एफ ए और एफ बी डिफरेंट है, मतलब आपको डायरेक्ट रोलिस में नहीं जाना है, लैग्रांजेस के ही आपको इसके फॉर्म को फॉलो करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो जब भी आपके पास कभी भी मीन वैल्यू थ्योरम आती है, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको कैलकुलेट करना है एफ ए कितना है हमारा, एफ बी कितना है, आपको कैलकुलेट करना है एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, और फिर उस एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर सी पुट करके आपको फाइंड कर लेना है एफ डैश ऑफ सी कितना है। बस ये चार चीजें आप कैलकुलेट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो हमारा ए है दैट इज -1, मतलब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ -1 चाहिए। ये हम देख लेते हैं कितना है। एफ डैश, हमें एक एफ ऑफ बी चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ +1 चाहिए। ये हम देख लेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह +1 पुट करके क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, मतलब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करनी है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कैलकुलेट करना है। और फाइनली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू हम कहेंगे सी कोई हमारा पॉइंट है, और वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ से एफ बी एफ ए कैलकुलेटेड होगा, इस रिलेशन में पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें एफ ऑफ -1 तो क्या वैल्यू होगी, 1 माइनस -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, और प्लस एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये 1 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और प्लस एक्स क्यूब इज -1 क्यूब इज -1। तो आपको ये वैल्यू कितनी दिखी है, +1 -1 कैंसल्ड, मतलब ये वैल्यू है आपके पास -1। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब +1 का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, और प्लस एक्स क्यूब, +1 का क्यूब भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई, +1। तो आपको देखा कि एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, मतलब एफ डैश ऑफ सी जीरो नहीं होगा। एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस बी माइनस ए। अगर ये दोनों सेम होते तो एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाता, जीरो आ जाता। चलिए, तो नेक्स्ट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या दिख रही है वैल्यू, -2x प्लस 3x स्क्वायर, यही है। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो -2x प्लस 3x स्क्वायर है।
अब इसमें हम x की जगह पर c पुट कर देते हैं और हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, f डैश ऑफ c है। तो f डैश ऑफ c की वैल्यू आ गई -2c एंड प्लस 3c स्क्वायर। तो -2c प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में। तो ये हमने लिखा f डैश ऑफ c दैट इज -2c प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमने लिख दिया f डैश ऑफ c की जगह पर -2c प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ b दैट इज 1 एंड माइनस f ऑफ a इज -1। तो ये हमने लिखा f ऑफ b 1 माइनस ऑफ f ऑफ a दैट इज -1 डिवाइडेड बाय b माइनस a, और b क्या था हमारा, b था 1 और a है -1। तो ये हमने लिखा b की वैल्यू भी 1 है और a की वैल्यू भी कितनी है, -1 है। मतलब यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/2 से ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 2c एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1 इज 0। तो यहां से हमारे पास c की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, -b दैट इज माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 4c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो c में नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 इज 12c स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी इट इज, ये हमने c स्क्वायर क्यों लिखा, ये तो हमारे पास c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac दैट इज 4 इंटू 3 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इज 4 डिवाइडेड बाई 6। मतलब आपके पास जो दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है आपके पास 6/6 दैट इज 1, और दूसरी वैल्यू है आपके पास 2 माइनस 6 दैट इज -4/6। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, ये 2 प्लस 6/6 तो एक 1 आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 दैट इज -2/6, जिसको कि हम -1/3 कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू है, अब ये दो रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि हमें सी की कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमें ये पता है कि सी मस्ट बी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ए क्या है आपका 1 और बी क्या है -1, -1 है ए और बी कितना है +1 है। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, ये एग्जैक्टली 1 है तो ये आप नहीं लेंगे ये वैल्यू। और दूसरी वैल्यू आपको दिख रही है -1 से 1 के बीच में हमारे पास एक ये वैल्यू आएगी कौन सी, -1/3। -1 से आप इंक्रीज करेंगे तो आप 0 तक जाएंगे पहले, उसके बाद फिर 1 तक जाएंगे, तो इसलिए आपका रिजल्ट कौन सा सही है, दिस -1/3 इज करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन अपना सेलेक्ट करेंगे दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस टाइप से आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे देखिए आपके पास एक और क्या क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब यहां पर पूछा गया कि इनमें से किस फंक्शन पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, क्या क्या कंडीशंस है रोलिस थ्योरम की। तो सबसे पहले जो आपकी कंडीशंस हैं, अगर हम देखें कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम, फर्स्ट क्या है, f of x must be continuous over this closed interval ab। सेकेंड है आपके पास f of x must be differentiable over open interval ab। और थर्ड स्टेटमेंट आपके पास रोलिस के लिए जो स्पेशली है वो ये है कि f of a और f of b की वैल्यूज हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा जो फंक्शन है उसको हम लेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि f of x हमारा डिफाइन किया गया tan pi x, किस इंटरवल में, a b, ये हमारा इंटरवल है, इट इज a b। ऐसे ही ये भी हमारा जिस इंटरवल में डिफाइन किया गया, तो ये a है ये b है, ये a है ये b है, इसमें भी ये a है ये b है। तो क्या tan pi x 0 से 1 के बीच में अगर हम x की वैल्यू ले तो हर जगह कंटिन्यूअस है। आपको डायरेक्टली दिखता है कि अगर हम बात करें सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में हमारा जो फंक्शन है गिवन f of x दैट इज इक्वल्स टू tan pi x, और ये किस में डिफाइन करना है हमें, इन 0 and 1।
तो 0 और 1 के बीच में आप अगर देखेंगे तो आपको पता है कि एक नंबर है 1/2। अगर हम x की जगह 1/2 रख दे तो tan क्या आ जाएगा, पाई/2 विच इज इन्फिनिटी। आपको पता है कि tan 2n + 1 × पाई/2 पर हमेशा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप यहां से लिखेंगे कि एज एट x = 1/2 विच इज इन बिटवीन 0 एंड 1, जो हमारा फंक्शन हमें दिख रहा है f(x), दैट इज tan पाई एक्स। अगर हम x की ये वैल्यू पुट कर दे तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो हमारा फंक्शन है tan पाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाता है, tan पाई/2 बन जाता है विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये रोलेस थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर रोलेस थ्योरम को देखते हैं तो a से b तक किसी भी पॉइंट पर a को भी इंक्लूड करना चाहिए, b को भी इंक्लूड करके देखें तो भी हर पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस ही नहीं, ठीक है। तो हमने लिख दिया इज डिसकंटिन्यूअस, सो हेंस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब ऐसे ही अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखते तो ये हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी में क्या गिवन है आपको, fx = x, कहां से कहां तक, अगर हम x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में लेते हैं, और fx इज 1 - x अगर हम कहां से कहां लेते हैं, 1/2 से 1 के बीच में लेते हैं। तो अगर हमें देखना है फिर से ये 0 से लेकर 1 तक के लिए हमारा फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया गया कि क्या ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल है 0 और 1 के बीच में। तो इसके लिए अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट कर ले, ये आपको पता है कि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, y = mx + c, ये भी y = mx + c के फॉर्म की इक्वेशन है। ये तो x आपको पता ही है कैसी स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बी के लिए प्लॉट करते हैं तो ये हमने अगर ऑप्शन बी के लिए प्लॉट किया, कैसा हमारा किस किस के बीच में गिवन है, 0 से लेकर हमारा जो फंक्शन है वो 1 तक गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है x = 0 और ये हमारा पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, x = 1। x के रिस्पेक्ट में ये हमारा f(x). तो 0 से लेकर कहां तक, 1/2 तक हमारा जो फंक्शन है वो कितना है, x है, ठीक है। अगर हमारे पास ये y = हमारे पास क्या है, x, ये जो y एक्सिस पर हम fx ले रहे हैं, तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1, और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कितना है, 0, अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। तो इसलिए ये हमारे, ये तो डायरेक्टली भी आपको पता है कि y = x कैसी होती है, 45 डिग्रीज पर इंक्लाइन लाइन। लेकिन वो लाइन हमें हर जगह प्लॉट नहीं करना, हमें सिर्फ 0 से 1/2 तक प्लॉट करना। तो अगर आपने 0 से 1/2 के बीच में इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया, कैसे दिखेगी स्ट्रेट लाइन, यूनिटी स्लोप के साथ 0 से 1/2 तक अगर आप चलेंगे तो ये वैल्यू भी कहां तक पहुंचेगी, 1/2 तक। अगर आप 1/2 तक जा रहे हैं तो हमेशा आपको क्या बस पता होना चाहिए, दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपको, मतलब अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन लिखना है, बनाना है, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए उस स्ट्रेट लाइन पर। 2 पॉइंट्स पता है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। खैर यहाँ तो हमारे पास स्लोप गिवन था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही गिवन थी, y = x। दूसरी जो 1/2 से 1 के बीच में इक्वेशन है वो गिवन है आपको, y = 1 - x, या इसी को और लिख सकते थे -x + 1। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू है वो -1 दिख रही है, y = mx, तो m की वैल्यू कितनी है, -1, और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कहां पर हो रहा है, 1 पर हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन पर आप कोई भी, जैसे आप अगर देखें कि 1/2 पर इस स्ट्रेट लाइन आपको कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, 1/2 से लेकर 1 तक। तो देख लीजिए कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन में वैल्यू देख लेते कि x = 1/2 पर क्या वैल्यू होगी स्ट्रेट लाइन की, तो x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1 - 1/2 इज 1/2। मतलब हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो यहां से स्टार्ट हमें करनी है, x = 1/2 पर एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही देख लीजिए कि अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे तो हमारी वैल्यू कहां तक आ रही है। तो अगर आपने यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो 1 - 1 मतलब 0। मतलब हमें जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है सिंपली वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से मिल जाएगी। x = 1 पर वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, x = 1/2 पर वैल्यू 1/2। तो अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बन गया। जो फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है क्या ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं, जैसे ये जो हमारा फंक्शन है 0 से 1 के बीच में कहीं पर भी देखें तो आपको ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो दिख रहा है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। f(x) इज कंटिन्यूअस, कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है।
इसमें और आप देखेंगे कि f ऑफ 0 f ऑफ 1 के बराबर भी है। 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, ये a पॉइंट है आपका, ये x इक्वल्स टू b पॉइंट है। तो जितनी वैल्यू x इक्वल्स टू a पर है उतनी ही वैल्यू x इक्वल्स टू b पर भी है, मतलब fa इक्वल्स टू fb भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। लेकिन आपको पता है कि कभी भी अगर इस टाइप के शार्प एजेस या कॉर्नर्स बनते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डायरेक्टली भी आपको दिख रहा है कि 0 से मतलब इस पॉइंट 1/2 के जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो आपको जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसका स्लोप कितना है, +1 है। और इस 1/2 के जस्ट बाद जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसका स्लोप कितना है, -1 है। तो क्योंकि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेकिन यहां पर क्या दिखा हमें, बट ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर ऑप्शन बी भी जो है हमारा इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ये समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका मतलब उस फंक्शन को हर जगह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन और ओवरऑल मतलब ओवरऑल किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को फाइंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1/2। तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में क्या गिवन है हमारे पास, f of x is x square in 0 and 1 in between, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो इसमें ये जो सी ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है f of x is equals to x square on in the interval 0 and 1। तो तीन जो कंडीशंस हमारे रोलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यहाँ अगर आप एक्स स्क्वायर को देखेंगे तो ये हमारा जो ग्राफ बनता है, आपने देखा है पैराबोलिक जैसा कर्व, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के बीच में कहें या पॉलिनोमियल है। आपको पता है पॉलिनोमियल कहीं पर भी देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, हर जगह डेरिवेबल भी है, इसमें डेरिवेबिलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ये आप कह रहे हैं कि ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में डिफाइंड है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे f ऑफ a दैट इज f ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर कितना आया, 0। और अगर आपने देखा f ऑफ b, b की जगह पर 1 लेकर, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1। मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं है। तो ये हमारे लैग्रांजेस के कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन रोलेस के थ्योरम को कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब आप कहेंगे देयरफॉर c इज नॉट करेक्ट, ये c भी हमारा करेक्ट नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, आप उसको चुन सकते थे। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते कि क्या ये सच में सारे ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसके लिए देखिए ऑप्शन डी में जो गिवन है हमारे पास, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये और तो किसी में कोई कंडीशन नहीं है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास यहां से एक, तो अच्छा ये स्क्वायर है तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पॉलिनोमियल, लेकिन आप यहां से ये देख सकते हैं कि कंडीशंस इसके साथ जो बनी हुई है, अगर ये हम कहां से कहां के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, ये हम डिफाइन कर रहे हैं इन बिटवीन 0 एंड 1। ये हमारा फिर से 0 और 1 के बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे f ऑफ 0 कितनी होगी वैल्यू, x की जगह 0 पुट करेंगे, पूरा टर्म 0, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0। f ऑफ 1 देखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, x की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू 1 माइनस 1, अगेन ये पार्ट 0 हो रहा है, तो f ऑफ 1 भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब आपको दिखा कि एफ ए और एफ बी इक्वल है। ठीक है, इसके साथ इस फंक्शन की कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, आप कंटिन्यूटी चेक करना जानते हैं, x जैसे लिमिट हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो उस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 0 से लेकर 1 के बीच में आप कहीं पर भी देखें तो इस फंक्शन की लिमिट को आप फाइनाइटली इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर भी इन्फिनिटी तो हो नहीं रहा है, 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन आपका, तो किसी भी पॉइंट पर 0 से 1 के बीच में हम इस फंक्शन को की लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, और नेबरहुड्स पर और उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस भी है किस रीजन में, 0 से 1 के रीजन में। ठीक है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 and 1।
इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देख लेते हैं कि क्या इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कभी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर कहीं 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटी हो जाएगी तब हम कहेंगे कि इस 0 और 1 के ओपन इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर हमें दिखता है ऐसा कि जो वैल्यू आ रही है उसको हम हर जगह फाइनाइटली इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब हम कहेंगे कि 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो सारी कंडीशंस फिर रोलेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाएंगी और तब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि डी हमारा ऑप्शन है। तो एक बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, अगर आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन था, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटू, या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ऐसा समझ लिया अगर हम, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है हमारा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो हम लिखेंगे पावर 1/2 था इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, और फिर हम इस अंदर की चीज को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अब क्या इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम इस ओपन इंटरवल में देखते हैं, हमारा जो इंटरवल हमें लेना है वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डेरिवेबल ओवर दिस ओपन इंटरवल 0 and 1। क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बीच में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, लेकिन हमें डेरिवेबिलिटी देखनी है तो किसके बीच में, ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में। तो यहां पर हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1/2, ऐसा हमारा ये फंक्शन है। तो ये जो हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमने फाइंड की, क्या ये डिफरेंशिएशन अगर हम x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, लेकिन ना तो 0 ले रहे हैं ना ही 1 ले रहे हैं, क्या कहीं पर भी ये इन्फिनिटी होगा, क्या कहीं पर भी ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी जिसको हम फाइंड ना कर सकें, तो आपका आंसर है नहीं। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में x की किसी भी वैल्यू के लिए इन्फिनिटी नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन 0 और 1 के ओपन इंटरवल में हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसकी, रोलेस की। तो यहां पर आप लिखेंगे कि एज f dash of x can be finitely evaluated everywhere on the open interval 0 and 1, so it satisfies all conditions of रोलेस थ्योरम। तो दो कंडीशंस तो पहले ही सेटिस्फाई हो गई थी कि ये फंक्शन हमारा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी दे रहा था और कंटिन्यूस था पूरे क्लोज्ड इंटरवल में, इसके साथ ये डिफरेंशिएबल भी आ गया, तो मतलब कहेंगे कि यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, और इसलिए यहाँ पर आपने इस डी ऑप्शन को अपना आंसर बनाया। चलिए, तो ये यहाँ तक हम समझ रहे हैं लैग्रांजेस, रोलेस और कॉशीज। नेक्स्ट देखते हैं किस पर क्वेश्चन है हमारे पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, what should be the value of lambda such that the function defined below is continuous at x equals to pi/2। अच्छा, ये तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आ गया, इसमें कुछ अलग कुछ है नहीं, ये इसमें लैग्रांजेस या इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की क्या कंडीशन है, अगर हमें x इक्वल्स टू pi/2 पर कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, इसका मतलब है कि pi/2 के लेफ्ट हैंड राइट नेबरहुड्स पर वैल्यू और उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू, मतलब pi/2 पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर pi/2 जब नहीं है तो हमारा फंक्शन इतना है, मतलब हम चाहे राइट हैंड नेबरहुड देखेंगे या लेफ्ट हैंड नेबरहुड देखेंगे, दोनों की वैल्यू फंक्शन की कहाँ से मिलेगी, इसी से मिलेगी। क्योंकि चाहे आप, अगर आप कह रहे हैं कि ये आपका पॉइंट है पाई का, ये पॉइंट है अगर x इक्वल्स टू पाई, तो चाहे आप ये कहें कि ये हम अगर लेफ्ट राइट नेबरहुड मतलब x इक्वल्स टू पाई प्लस, अगर आप पाई प्लस देखेंगे या pi/2 लिख रहे हैं हम, तो pi/2 प्लस, और ये लेफ्ट हैंड नेबरहुड क्या होगा, pi/2 माइनस। तो कोई चीज अगर pi/2 से थोड़ी सी भी बड़ी है या कोई चीज अगर pi/2 से थोड़ी सी छोटी है, इसका मतलब वो pi/2 तो नहीं है। तो जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी हम इसी एक्सप्रेशन को चुनेंगे,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी इसी एक्सप्रेशन को चुनेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कंटिन्यूटी हमें क्या पता है? फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस f of x is equals to limit x tending to pi by 2 प्लस f of x, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? f of pi by 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू हमें किस एक्सप्रेशन से मिल रही है? जब x पाई बाई टू माइनस लेंगे या पाई बाई टू प्लस लेंगे, दोनों ही केसेस में हमारा जो एक्सप्रेशन है fx का वो किससे डिफाइंड होगा? इससे डिफाइंड होगा। तो ये दोनों तो सेम आएगा ही। अगर आप इसमें पाई बाई टू पुट करेंगे एक बार और दूसरी बार फिर से पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये दोनों चीजें तो हमें सेम दिख ही रही है। हमें मेनली क्या देखना है कि क्या x इक्वल्स टू पाई बाई टू पुट करने पर ये चीज इसके बराबर होती है, मतलब क्या ये चीज 1 के बराबर हो रही है। तो बस इतना ही आपको चेक करना था। तो यहां पर आपने लिखा ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या आपकी राइट हैंड लिमिट है। तो ये दोनों चीजें तो आपको पता है कि यहां पर सेम है ही। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू लिमिट, हमें देखना है x टेंडिंग टू पाई बाई टू, और हमारे पास फंक्शन क्या है? f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट, हमें x टेंडिंग टू पाई बाई टू लेना है किस में? ये जो हमारे पास गिवन है लैम्डा कॉस x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, लैम्डा कॉस x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। और अगर ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो हमें ये पता है इट इज इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉम क्वेश्चन। तो अगर ये वैल्यू भी 1 आ गई तो हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है और किसके बराबर है? एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर। तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसको इवेल्युएट करना तो बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा है कौन सा? अगर ये हम देखें पाई बाई टू के लिए तो cos पाई बाई टू इज 0 एंड हियर इट इज अगेन 0 माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, दैट इज 0। मतलब अगर ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है तो सिंपली आप एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कीजिए और उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हमने यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू को हमने लिखा इज इक्वल्स टू, हम लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को भी x के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर को भी x के रिस्पेक्ट में। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस साइन x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये पाई बाई टू तो कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे x टेंडिंग टू पाई बाई टू। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। अगर पूछा जाता कि कंटिन्यूअस है या नहीं तो हम देखते किसकी वैल्यू 1 आ रही है नहीं। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पूछी गई तो हम इसको 1 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपकी? अगर आपने लैम्डा, अगर x की जगह पाई बाई टू पुट किया तो साइन पाई बाई टू इज 1, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिल रही है? आपको लैम्डा मिल रही है। ठीक है, ये साइन पाई बाई टू 1, तो माइनस और माइनस साइन कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आई? लैम्डा आई। तो आप लिखेंगे कि फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू क्या होना चाहिए? दिस लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास f ऑफ पाई बाई टू है उसके बराबर, और f ऑफ पाई बाई टू कितना गिवन है हमें? 1, तो इसलिए आपका जो रिजल्ट आ गया दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ये जो सी ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है। चलिए हलीम कैसे हैं? ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन शायद मैं लिख नहीं पाया, ठीक है मैं लिखता हूँ, वो भी क्वेश्चन देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। तो अब देखिए जैसे ये गेट का एक प्रॉब्लम है, इसको बस आप देखते ही मुझे बता देंगे आंसर, बस ये मैं चाहता हूँ। जैसे बोला गया आपसे द फंक्शन y इज इक्वल्स टू, आपके पास गिवन है 2 माइनस थ्री एक्स मॉड ऑफ 2 माइनस थ्री एक्स। इसके बारे में बोला गया आपसे 4 ऑप्शंस हैं, दैट इज ऑप्शन ए इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, इज कंटिन्यूअस फॉर
all x for all x subset of real numbers and differentiable या derivable लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, derivable for all x अगर हम रियल नंबर कोई भी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, जहां की x आपके किसी रियल नंबर को आप बता रहे हैं, एंड डेरिवेबल फॉर ऑल x are except at x equals to 3/2। सेम स्टेटमेंट आपका सी में भी लिखा हुआ है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एंड डेरिवेबल फॉर ऑल x आर एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 2/3। और डी ऑप्शन गिवन था आपके पास, that is continuous for all x except x equals to 3 and derivable for all x subset of real numbers। ठीक है, तो देखकर ही आप इसको बता सकते हैं क्या आंसर होगा। क्या बताया गया हमसे कि हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, 2 माइनस 3x का मॉड। अगर आपको ये बनाना होता तो कैसे बनाते हम हमें पता है कि इसमें जो हमने कहा कि वह शेप जो बनेगा, जो पॉइंटेड आपका जो कॉर्नर आएगा, वो कॉर्नर कहां पर आएगा, जब ये चीज को आप 0 पुट कर देंगे। ऐसे तो समझ गए आप कि ये जो हमारी बनेगी वैल्यू, अगर हम इसमें पुट कर दें क्या इट इज 2 माइनस 3x। तो 2 माइनस 3x को अगर आप 0 पुट कर देंगे, मतलब 3x इक्वल्स टू 2, या फिर आप कहें x इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू हमारे पास, 2/3। तो ये आपको दिख गया कि ये ऐसा बनेगा, 2/3 पर हमारा जो कॉर्नर है वो 2/3 पर आएगा। तो अब अगर स्लोप्स आपसे पूछा जाए तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास x है, ये f ऑफ x है। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखकर तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि आंसर इसका क्या होने वाला है, कि जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन बनता है, इसमें आप अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी किसी भी रियल नंबर x की वैल्यू के लिए आप देखेंगे तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। लेकिन आपको पता है कि बस इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसके पहले का स्लोप और इसके बाद का स्लोप क्या है, एक दूसरे से अलग है। पहले का स्लोप कितना है, कुछ नेगेटिव है, बाद का स्लोप क्या है, कुछ पॉजिटिव। मतलब ये आ गया कि ये फंक्शन, अगर हम ये बात भी कर चुके हैं कि इस रेंज में कहीं भी देखते तो डिफरेंशिएबल भी था, कंटिन्यूअस भी था, इस रेंज में भी कहीं पर भी देखेंगे इस 2/3 के बाद, तो आपको ये फंक्शन फिर से डिफरेंशिएबल भी दिखेगा और कंटिन्यूअस भी दिखेगा। लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन अगर हम देखेंगे तो एट x इक्वल्स टू दिस 2/3 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एज, क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल, क्योंकि इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। स्लोप की जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं हमारे पास, अलग अलग है। आपको अगर एग्जैक्टली पूछा जाता कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए एग्जैक्ट प्लॉट के लिए क्या करते आप, एग्जैक्ट प्लॉट के लिए आप ये लिखते कि अगर 2 माइनस 3x का मॉड आपको लेना है, तो आपको पता है कि जब हम मॉड ऑफ x लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस x या माइनस x। डिपेंड कब करता है, क्या करता है, अगर आपने इसको लिखना चाहा तो आप ऐसे लिख सकते थे, इट इज प्लस 2 माइनस 3x when 2 minus 3x is greater than 0 या equals to 0, and it will be minus of 2 minus 3x if 2 minus 3x is less than 0। यहां से अगर सॉल्व करते, अगर आप लिखते कि 2 minus 3x हमारा greater than equals to 0 है, आपसे हम क्या बात की हमने, कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो अगर किसी में नेगेटिव साइन है तो उसी को पहले आप शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, इनइक्वालिटी का आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते थे 2 जब हमारा ग्रेटर देन 3x होगा, या फिर आप लिख सकते थे कि जब हमारा x क्या होगा,
छोटा होगा किससे, 2/3 से। ठीक है, तो यहां से आपको लिमिट क्या मिल गई, मतलब आप ये लिख सकते हैं इस फंक्शन 2 माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, +2 माइनस 3x, या जिसको हम -3x+2 लिख लेते हैं। कहां से कहां के बीच में, जब आपका x छोटा हो 2/3 से, छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहां तक हो, 2/3 तक। जब आपका x क्या है, 2/3 से छोटा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x जब हमारा बड़ा है, या छोटा या इक्वल है, और ये हमारा x क्या है, जब बड़ा है, तो जब आप लिखेंगे इसको तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस और माइनस +3x एंड -2 इफ x इज ग्रेटर देन 2/3। तो अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं, तो यही दो स्ट्रेट लाइंस आपने वहां ड्रॉ करके रखी है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, -3 स्लोप है, और इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, +2 पर। मतलब आपको क्या पता चला, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, +2 पर, और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप कितना है इसका, अगर आप देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, -3 है। इस स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इसका स्लोप है +3, लेकिन इसका जो इंटरसेक्शन है वो कहां पर होना है, -2 पर। तो मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते इस लाइन को, ये थोड़ा सा मैं इक्वल दिखा देता हूँ स्लोप को, इस टाइप का आपको दिखेगा ये, और इसको अगर आप एक्सटेंड करते इस स्ट्रेट लाइन को, तो ये जो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता वो पॉइंट क्या होता, वो पॉइंट होता -2। ठीक है, ये तो बताने के लिए था। तो मतलब अगर आपको, जैसे ये ठीक है, आप समझ गए कि डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसी में अगर पूछ दिया जाता कि इसकी वैल्यू, ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसकी वैल्यू 188 पर क्या होगी, जब x की वैल्यू हम 188 ले रहे हैं तो क्या होगी, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, स्लोप कितना है, कैसे इंटरसेक्ट करेगा वो y एक्सिस पर, कहां पर, ये सारी चीजें। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का भी एक बार हमने फिर से देख ली। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है +3, इसका स्लोप है +3, तो इसलिए हमने कहा कि इस 2/3 से जस्ट पहले का स्लोप कुछ और है, 2/3 के जस्ट बाद का स्लोप कुछ और है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है कहां पर, 2/3 पर। तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप, कि जो fx है वो हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर हम के लिए देखें x की कोई रियल नंबर वैल्यू लेकर, लेकिन हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पर बस नहीं है, बाकी x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, लेकिन 2/3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप वैसे भी जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए अभी लिमिट कंटिन्यूटी पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए, डिफरेंशिएबिलिटी पर भी हमने बहुत कम ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर पाए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब आपको मैंने तो फ्री कर रखा, आप जहां से प्रैक्टिस करते हैं वहां के डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में आप देखते होंगे कि ये चीज आपको नहीं बोली जाती, उनका अपना वर्कबुक होता है, उसी से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो आपके साथ फ्रीडम है, आप जिस जहां से भी आप करना चाहे। और मैंने तो वैसे भी कहा कि आपका ये एक बैकअप कोर्स है, ये जो पैडवॉक है, आप कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, तो वहां आपको अपनी क्या करना है, पोटेंशियल का पूरा यूज करना है, कि वहां जितनी पढ़ाई हो रही है उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट इसके क्वेश्चंस अगर आप करते हुए चलते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए वैसे भी यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली आपकी क्लासेस हो पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन जैसे हमने देख लिया। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि लेग्रांजे मीन वैल्यूज थ्योरम, यहां पर गिवन है आपको लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम is satisfied for is satisfied for fx equals to x square plus 5, fx is equals to x square plus 5 in 1 and 4, in ये हमारे पास है 1 and 4, ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, क्लोज्ड है, मतलब हमारा जो f ऑफ x है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन लेग्रांजेस जब सेटिस्फाई होता है तो किस इंटरवल में सेटिस्फाई होता है, ओपन इंटरवल 1 और 4 के बीच में हमारा कोई एक पॉइंट ऐसा x इक्वल्स टू c आएगा, जिस पॉइंट पर हमने कहा कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो a और b को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज हमने देखी थी। एट अ वैल्यू ऑफ x, एट अ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, अब ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, हमने हर बार क्या बात की, जब भी मीन वैल्यू थ्योरम का कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपसे लेग्रांजेस बोला गया, मतलब आपको ये चेक करना है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a,
कि x की हम क्या वैल्यू लें c जिसके लिए हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो क्या बात की हमने, क्या क्या चीजें फाइंड करेंगे हम, हमेशा सिर्फ 4 चीज फाइंड करनी है। f ऑफ a, यहाँ पर आपका ये a है और ये b है, मतलब f ऑफ 1 कितना है हम ये फाइंड करेंगे, f ऑफ 4 कितना है हम ये फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ x कितना है ये फाइंड करेंगे, और इस f डैश ऑफ x में x की जगह पर c पुट करके हम f डैश ऑफ c की वैल्यू फाइंड करेंगे। बस उसके लिए सारी चीज मिल गई, उसमें पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5, वैल्यू कितनी आ गई 6। 4, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x इक्वल्स टू हम 4 पुट करें तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 21। कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, एक्स स्क्वायर इज 16 प्लस 5 दैट इज 21। f डैश ऑफ x अगर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 2x, और 2x में अगर x की जगह c पुट कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगी 2c। बस यहां पर अब पुट कर देते हैं, f डैश ऑफ x की वैल्यू हमने कहा कितनी आ गई 2c इज इक्वल्स टू f ऑफ b कितना है 21 माइनस f ऑफ a कितना है 6 डिवाइडेड बाई b माइनस a दैट इज 4 माइनस 1। ठीक है, b माइनस a, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 21 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अगर 2c इज इक्वल्स टू 5 है, देयरफॉर c इज व्हाट 2.5। तो इतने सिंपली आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3-4 चीजें कैलकुलेट करनी है, इस वैल्यू में पुट कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ गया। बैकअप कुछ नहीं है सर, यही आपका सब कुछ। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए अली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो लोग भी, जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ मुझसे सिग्नल्स पढ़ना है, ठीक है, तो वो बैकअप कोर्स लेकर ही चलते हैं इस कोर्स को, या किसी को हो सकता है कम्युनिकेशन पढ़ना हो इसलिए सब्जेक्ट उन्होंने ये पूरा कोर्स लेकर रख लिया है, किसी को सिर्फ ईएमटी पढ़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि कम से कम आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, लेकिन जो टॉपिक होता जा रहा है, जैसे यहाँ मैथ्स हो रहा है, अभी अभी हमने मान लीजिए लिमिट कंप्लीट कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर ली, अभी आज ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा। आपने कहीं से भी पढ़ा, इसके थ्योरम इसके क्वेश्चन साथ साथ लगाते चलिए मैथ्स के। तो कॉन्फिडेंस हमें बस बनाना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिस दिन हमें ये लगने लगेगा उस दिन गेट में रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, गेट में रैंक उसी की नहीं आती जिसकी गेट के एग्जाम के पहले जो डरा हुआ होता है। जो 3 घंटे आप अब निकालने वाले हैं, जो आपके सामने आने वाले हैं, उस 3 घंटे के पहले आपका जो माइंड सेट है वही आपकी रैंक को डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे अगर गिवन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x इंटू ln ऑफ 1 प्लस x। ये हमारे पास f ऑफ x डिफाइंड है इन क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। फिर से बोला गया आपसे वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड इज। ऑप्शंस गिवन है यहां पर आपको, ऑप्शन ए इज 4 प्लस ई, ऑप्शन बी इज 4 माइनस ई, ऑप्शन सी इज 4 प्लस ई अपॉन ए, एंड ऑप्शन डी इज 4 माइनस ई अपॉन ए, 4 माइनस ई अपॉन ए। ठीक है, तो अब ये लैग्रांजेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या फिर आपका रोलेस कर रहा है, इसमें पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा लेकर किसको चलिए, लेकर चलिए इस स्टेटमेंट को कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब f डैश ऑफ c हमारा किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर रोलेस सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आप जब एफ बी और एफ ए फाइंड करेंगे दोनों सेम आ जाएंगे, तो उस केस में एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा। और अगर आपका रोलेस नहीं सेटिस्फाई करके लैग्रांजेस ही सेटिस्फाई कर रहा है बस, तो उस केस में दोनों अलग अलग आएंगे। तो हमेशा आपको वही 4 चीजें कैलकुलेट करनी, चाहे किसी भी मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तो क्या क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ a मतलब f ऑफ 0, f ऑफ b की जगह पर क्या है हमारा 1, तो हमें फाइंड करना है f ऑफ b। फिर हमें फाइंड करना है f डैश ऑफ x, और फिर हमें इस f डैश ऑफ x की वैल्यू देखनी है x इज इक्वल्स टू c पर। ठीक है, इतनी सी चीज है आपके पास। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं x की जगह, तो ये 1 प्लस 0 दैट इज 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 0 दैट इज 1।
और आपको पता है ln 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, ये तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। f ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 प्लस 1 इज 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 ln ऑफ 2। ln मतलब नेचुरल लॉग की बात हो रही है, बेस जो है वो e है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो u इंटू वी के फॉर्म से डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार मान लीजिए आपने इस 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखा और आपने अगर इस ln ऑफ 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो पहले तो हम ln 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर लें तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अभी हमने 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब 1 प्लस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो हमें पता है 1 प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई, हमने पहले इसको कांस्टेंट रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स को, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कैंसल्ड, और हमारे पास ये जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल्स टू, ये सिंपली 1 बचा, ये पूरा हमारे पास 1 है, और यहाँ से ln 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब इसमें x की जगह पर अगर हम क्या पुट कर दें, c पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ c, क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस c हो जाएगी। ठीक है, ये तो बस हमने सारी चीजें फाइंड कर ली हैं जिसकी हमें जरूरत थी, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। f डैश ऑफ c की वैल्यू कही आपने, इट इज 1 प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो हमारे पास ये रिजल्ट है 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू f ऑफ b इज 2 ln 2, 2 ln 2। अच्छा, ये 2 ln 2 को हम और क्या लिख सकते थे, इसको हम ln 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, इस 2 को हम पावर में ला सकते हैं, ये हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम ln ऑफ 4 लिख लेते हैं, ln ऑफ 2 टू द पावर 2, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ln ऑफ 4 लिख लेते हैं। तो इस 2 ln 2 नहीं लिखकर मैं इसको अब क्या लिख लेता हूँ, ln 4 लिख लेता हूँ। माइनस f ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाई b माइनस ए, b माइनस ए इज व्हाट, ये है आपका b और ये आपका a, मतलब 1 माइनस 0। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आया, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, 1 प्लस ln 1 प्लस c इज इक्वल्स टू ln 4। क्या आ गई वैल्यू, 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4। ठीक है, तो अब आप और क्या लिख सकते थे, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते थे, इसको अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ln 4 माइनस ऑफ ln 1 प्लस c। अब ये हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b लिखा हुआ है, तो इसको हम log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं। ln है मतलब बेस जो है हमारा वो क्या, एक्सपोनेंशियल है, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते थे, ln ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस c लिख सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया राइट हैंड साइड, ln ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस c। अब क्योंकि हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी जो 1 है, अगर हम इसको भी log के टर्म्स में लिख लें, ln के टर्म्स में, नेचुरल लॉग के टर्म्स में, तो नेचुरल लॉग दोनों साइड से कैंसिल करके फिर हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी है। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दें log बेस 10 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप log 5 5 लिख देंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब ये सभी वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज 1 है, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है आपको पता है log ऑफ m इंटू एन इक्वल्स टू, अगर आपने कहा x, तो इसकी वैल्यू क्या होती, n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m होती। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर कैसे काम करेगा, अगर ये वैल्यू 1 होगी तो वही हम कह सकते हैं कि 1 का पावर m हमें क्या देगा, ये वैल्यू देगा। तो इस तरह से आप अगर देखें यहाँ से, तो हम लिख सकते थे क्या, इसको हम लिख सकते थे, इस 1 को हम ये लिख सकते थे नेचुरल लॉग दैट इज ln ऑफ e इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर हम बेस ई ले रहे हैं तो बेस ई लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस 1 को हमने क्या लिख लिया, इस 1 को लिख लिया हमने log बेस ई इज इक्वल्स टू, इधर भी हमारे पास ln है, 4 अपॉन 1 प्लस सी है। अब हम दोनों साइड से ln और ln कैंसिल कर सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस सी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम और क्या लिख सकते थे, 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू
4 अपॉन ई लिख सकते थे, 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू लिख सकते थे हम 4 अपॉन ई। तो सी की वैल्यू क्या हो जाती, यहां से हम कह देते देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ई माइनस 1। मतलब क्या रिजल्ट आ गया, 4 माइनस ई अपॉन ई आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 4 माइनस ई अपॉन ई, मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्लियर है ये? चलिए, और है क्या हमारे पास क्वेश्चन अभी? एक और कर लीजिए, क्योंकि कॉशीज पर हमने नहीं किया, तो एक कॉशीज पर देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा, और जी ऑफ थीटा गिवन है आपको, दैट इज ए साइन क्यूब थीटा। और ये दोनों डिफाइंड है आपके किस इंटरवल में, इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा at which mean value theorem is satisfied, is satisfied। ऑप्शंस भी आपके पास दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज पाई बाई 3, ऑप्शन बी इज पाई बाई 2, ऑप्शन सी इज पाई बाई 4, एंड ऑप्शन डी इज पाई बाई 6। तो यहां पर जब हमें दो फंक्शंस गिवन हैं और दोनों फंक्शंस हमारे पास सेम इंटरवल में डिफाइंड हैं, दोनों ही इस इंटरवल में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो हम क्या जानते हैं कॉशीज के स्टेटमेंट से? हमारे पास, हमने जब कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम लिया, तो वहां पर हमने लिखा था कि एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। दो फंक्शन देकर पूछा जा रहा है, मतलब गॉसियन मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको फिर से यहाँ पर क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है, एफ ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है, और जी ऑफ ए और जी ऑफ बी भी फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज में ले लेता हूं। तो हमने कहा यहां पर हम दो चीजें देखेंगे, ये हमारे पास एफ ऑफ थीटा गिवन है, ए क्या गिवन है, cos क्यूब, और g है a sin क्यूब। is a cos क्यूब थीटा and g of theta is a sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर दो चीजें फाइंड करें, ये किस इंटरवल में गिवन है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे, मतलब 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 ही गिवन है, पाई तो नहीं है, पाई बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, और हम एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर सी पुट कर देंगे। ऐसे यहां भी हम जो चीजें फाइंड करेंगे, जी ऑफ 0 देखेंगे कितना है, जी ऑफ पाई बाई 2 देखेंगे कितना है, जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, थीटा है, तो एफ डैश ऑफ थीटा, और फिर थीटा की जगह सी लेंगे। ऐसे ही जी ऑफ थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था कॉशीज का, उसमें पुट करेंगे, वहां से रिजल्ट आ जाएगा। 0 पुट किया हमने, तो cos 0 इज 1, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 इज 0, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ए तो कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले आप cos थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर जब cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। मतलब आपके पास ये रिजल्ट कितना आ गया, माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा।
जब हम इसमें थीटा की जगह सी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -3a साइन सी इंटू कॉस स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कैलकुलेट कीजिए। अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0। ठीक है, अगर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 इज 1, 1 क्यूब इज 1, सो इट इज a जी डैश ऑफ थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू, पहले इसको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसमें जब थीटा की जगह c पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर c इंटू कॉस c। अब आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं, बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c। इसकी वैल्यू होनी चाहिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। f डैश ऑफ c की वैल्यू कितनी है, f डैश ऑफ c आपका -3a साइन c कॉस स्क्वायर c, इट इज -3a साइन c इंटू कॉस स्क्वायर c, और जो g डैश ऑफ c है उसकी वैल्यू है +3a, हमारे पास है साइन स्क्वायर c इंटू कॉस c। ये हमारे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर c इंटू कॉस c। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। f of b minus f of a is 0 minus 1, 0 minus a, it is 0 minus a divided by g of b minus g of a। तो g of b है हमारा a और g of a है 0, मतलब a माइनस 0, a माइनस 0। तो देखिए यहां से क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है 3a और 3a हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर से मतलब cos c से एक cos c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक साइन सी से ये एक साइन सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस ऑफ, न्यूमरेटर में एक कॉस सी बच रहा है और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, साइन सी बच रहा है, मतलब ये हमारे पास माइनस कॉट सी आ रही है वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस ए अपॉन ए दैट इज -1 आ रहा है। माइनस माइनस भी कैंसिल कर दीजिए, तो अगर आप लिख रहे हैं कॉट सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, पाई बाई 4। तो आंसर कौन सा करेक्ट आ गया, ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो पाई बाई 4 आपको यहां दिख रहा है, सो इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी टाइप की चीजें होंगी। अच्छा, जैसे एक चीज हम और क्या कह सकते थे लेग्रांजियस थ्योरम में, जहां मैंने आपको लेग्रांजियस थ्योरम बताया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम टेलर्स को समझेंगे तो वहां पर हमारे लिए आसानी रहेगी अगर हम ये चीज समझ लें। देखिए, जब हमने लेग्रांजियस थ्योरम किया तो हमने क्या कहा कि अगर हम a और b के बीच में ये जो हमारे स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारा फंक्शन a और b के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम a और b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा जरूर आएगा जिस पॉइंट पर अगर हम इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम कहें कि a और b के बीच में पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, a और b के बीच में पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो अगर हम ये कहें कि हमारा जो ये पॉइंट है अगर वो ए के जस्ट मतलब अगर हम कहें कि एफ, अगर इसी स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है, यहां पर भी आपके पास लिखा हुआ है, अब मैं यहीं पर बीच में अगर एक चीज लिखना चाहूं कि c इज इक्वल्स टू a प्लस एच। ठीक है, c क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच, मतलब अगर c हमारा a का जस्ट राइट नेबरहुड पॉइंट अगर है, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें कि अगर हमारे पास जो c है वो क्या है, अगर a प्लस एच है, ठीक है, और उस केस में अगर आप ये लिखना चाहें कि तो चलो यहां पर अभी हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है, बेकार आप अभी कंफ्यूज हो गए, जब हम टेलर सीरीज में जाएंगे तो यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है, अगर मान लीजिए आपके पास ए से लेकर बी तक का जो डिफरेंस है, अगर आप उसको थीटा टाइम्स बांट लेते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि ए और बी के बीच का जो टोटल हमारा डिस्टेंस है वो एच है, और अगर हम उसको कुछ पार्ट्स में बांट ले तो हर एक पार्ट्स कितने का आएगा, तो उसी से यही जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा अभी हमने, ये
इसी एक्सप्रेशन से यहां से अगर आप देखते तो ऐसा भी कह सकते थे कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन बी माइनस ए। तो अगर हम सी की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, ए प्लस थीटा एच ले लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास यही एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, बस मैं ये लिख रहा था, लेकिन अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने जितनी बात आपसे की है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इजीली हमने समझने की कोशिश की, और इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और जो डाउट्स होते हैं उनको आप कलेक्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपने डिफरेंशिएशन के या तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हम बात कर सकते हैं, वेविज कर्व इन सब की हम बात कर सकते हैं, या फिर देखता हूं मैं कि कल जो जैसा हो गया, जिस तरह से मुझे लगेगा जो चीज आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, तो टेलर्स मैक्लॉरेन सीरीज वाले जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो करवाने के बाद, क्योंकि मैक्लॉरेन तो नॉर्मली गेट में आपका नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कर लेंगे, हम यहीं पर एक साथ ही कर लेंगे उसको भी। तो इसके बाद फिर हम मैक्सिमम मिनिमा की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, तो आप लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि लैग ना करें आपकी, मेरा कुछ चल रहा है यहाँ पर और आप पीछे कहीं और चल रहे हैं। ठीक है, इस बार गेट में उम्मीद है कि आईटी प्रोफेसर क्वेश्चंस मेकिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे, पता नहीं ये लोग मिस्टेक क्यों करते हैं। खैर, नो कमेंट्स। देखिए, वो आईआईटी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस को फ्रेम नहीं करते, वो जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो उसको आईआईटी के स्टूडेंट से सॉल्व करवाते हैं, और जो आंसर्स गलत आते हैं उन आंसर्स को ही वो क्या करते हैं, ऑप्शंस में फ्रेम करते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक क्वेश्चन फ्रेम किया, और अगर 10 अच्छे स्टूडेंट्स या 100 अच्छे स्टूडेंट से अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, अगर उस 100 अच्छे स्टूडेंट ने एक ही गलत आंसर निकाला, मान लीजिए कि 100 में से 20 लोग एक ही गलत आंसर निकाल रहे, जो कि गलत है, जो आंसर नहीं है, ऐसे 20 लोग कुछ अगर सेम गलत आंसर निकाल रहे, तो ऐसे 4 ऑप्शन फ्रेम करते हैं वो। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखती कि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाए, लेकिन फिर भी अगर रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिसको कि यहाँ पर अभी हम करें, इस पर डिस्कस किया हमारा नहीं है पर्पस। तो मतलब ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको ना ये सोचना है कि जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो कितना सोचकर फ्रेम कर रहे हैं, ना ये सोचना है कि जो आपके कलीग्स हैं वो जितना पढ़ रहे हैं वो कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो हमारे सिलेबस में है, आप देखेंगे पैटर्न ऐसा तो है नहीं कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जो चल रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही चलेगा, थोड़ा बहुत हमारा चेंज वहां आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि जिस तरह का पैटर्न पिछले 15 साल से चला आ रहा है, अगर इस बार भी आईटी उसके आसपास का पैटर्न फॉलो करेगी, तो क्या हम अच्छे से 80% मार्क्स कम से कम सॉल्व कर सकते हैं उस गेट के पेपर में। ऐसा हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे हमें पता है कैलकुलस आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंशियल से क्वेश्चंस आएंगे, तो हमसे वो सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए बस। ना हमें ये सोचना है कि इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ना हमें ये सोचना है कि हमारे जो साथी हैं उनसे इंटीग्रल कैलकुलस कितना बनता है। हमें सिर्फ अपने को देखना है कि हम जब इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर लेंगे तो क्या हमसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते। तो इसी पर सीमित रहिए, ये आपके फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा यही होगा। अभी पूरी तरह से जो बेकार की बातें, मतलब जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प नहीं कर सकती, उनसे दूर रहिए, उन कंट्रोवर्सीज से, चाहे वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हों, अभी जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन सब से क्या करना है, अपने को कोई भी आप गवर्नमेंट बने, खैर चलिए ये सब बात की बातें, मैं भी इस पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन को मैं यहीं पर आज एंड कर रहा हूँ, और सॉल्व कीजिएगा जरूर क्वेश्चंस, और नेटवर्क में आप कहाँ तक पहुंचे हैं मुझे बताते रहिएगा कि नेटवर्क के जो आरएल आरसी के क्वेश्चंस थे वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अगर कुछ और मटेरियल्स आपको चाहिए, अगर आपके पास नहीं है वर्कबुक अवेलेबल, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आप, अच्छा अलीम, आपने भी मुझे कुछ मटेरियल सेंड भी किया था, मैथ्स की वर्कबुक शायद आपने सेंड की थी किसी इंस्टीट्यूट की, मैं उसको चेक कर लूंगा। तो जो भी डाउट्स हो बताते रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।